वेलकम बैक क्लास 8। एसएसटी में हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हियर विथ चैप्टर 3। थर्ड चैप्टर हम कवर करेंगे आज। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। सबसे पहली चीज है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स होता क्या है, देखिए अर्थ में फाउंड होता है मिनरल्स, ठीक है। अर्थ मतलब हमारी धरती में, हमारी जमीन में, या तो उसको डिग करके उसे खोद करके निकाला जाता है मिनरल्स को अर्थ से, या फिर ऊपरी सतह पर ही वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे अर्थ पर मिलते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक नहीं होते, ठीक है। पेड़ों से नहीं मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके बाद इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, मतलब कुछ केमिकल्स, एक दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को मिला करके हमारा मिनरल एक फॉर्म होता है, ठीक है। जब एक मिनरल फॉर्म होता है तो उसको दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को मिला करके केमिकल कंपोजिशन बना के केमिकल रिएक्शन करवा के धरती में अपने आप नेचुरली ओकर होती है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग होते हैं ये, मतलब इन्हें बनाया नहीं जाता है, इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है, मैनमेड नहीं है, ये अपने आप धरती से निकलते हैं नेचुरली, ठीक है। मतलब प्रकृति इन्हें खुद बनाती है, ठीक है। इंसान के बहुत तरीके से मिनरल्स काम में आते हैं। कुछ तो खाने के लिए, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है। कई बार डॉक्टर बोलता है ना मिनरल्स की कमी हो गई है, विटामिन की कमी हो गई है, वो वही मिनरल्स है जो हमें अर्थ से मिल रहे हैं। जैसे कि आयोडीन है, सॉल्ट में मिलता है आयोडीन, ठीक है। उसकी कमी से बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो हम उसको एक मिनरल की तरह काउंट करते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उसका इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बहुत सारी कमियां हो जाएंगी, ठीक है। मिनरल्स कौन कौन से हम खाने के वगैरह के यूज में लेते हैं, ये सब आप साइंस में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उन मिनरल्स की बात ज्यादा करेंगे जो हमारे खाने पीने के अलावा ज्यादा यूज में आते हैं। जैसे कि हमारा हो गया आयरन, ठीक है। और ग्रेफाइट, ये सारे, इन सब चीजों को हम बहुत सारे यूज में लेते हैं। जैसे आयरन को हम दुनिया भर की चीजें बनाने के काम में लेते हैं, हमारे टेबल से लेकर के हमारे एरोप्लेन तक, रॉकेट्स तक, सब चीजें हम आयरन की हेल्प से मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मिनरल्स का यूज। अब देखिए, अच्छा, अब मिनरल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। मिनरल्स की इंपॉर्टेंस में देखिए, सबसे पहली चीज है उसकी अकरिंग टेंडेंसी, किस तरह से वो अकर होता है। कुछ मिनरल्स होते हैं जो अपनी हार्डनेस के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है। मतलब वो कितने मजबूत होते हैं, कितने उनमें क्षमता होती है किसी चीज को सहने की, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है। अब मिनरल की हार्डनेस को नापने के लिए हम स्केल यूज करते हैं।
मिनरल की हार्डनेस को नापने के लिए हम मोह स्केल को यूज करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड है उसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है मतलब उसकी घुलनशीलता, पानी में कोई भी मिनरल किस तरह से घुल जाता है इसका अंदाजा देती है हमें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखिए, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमें वाटर से ही मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमें वाटर से ही मिलते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा वाटर को, जो पहाड़ों से पानी मिलता है उसको हम मिनरल वाटर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे सॉल्ट एक मिनरल है जो पानी में घुल जाता है, सॉल्ट एक मिनरल है, ठीक है, और जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो वो इजीली उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ मिनरल्स होते हैं जो पानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड इसका कलर, मिनरल का कलर। कुछ मिनरल्स होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट या फिर विद नो कलर, और कुछ मिनरल्स होते हैं जो ग्रीन, ब्लू, ग्रे, इन सारे कलर्स में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा माइका जो होती है, अभ्रक जिसे बोलते हैं, वो ग्रे कलर में होती है, हल्का सा ग्रेइश कलर होता है उसका, ठीक है। तो इस तरह से मिनरल्स के तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन चीजें हैं जो हमें मिनरल्स को डिवाइड कर रहा है। एक तो हार्डनेस, जैसे कि आयरन, ठीक है, उसको हार्डनेस को किस पे स्केल करते हैं हम, मोह स्केल पे। स्केल मतलब मापक, जिससे हम नापते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, जैसे कि नमक एक ऐसा मिनरल है हमारा जो पानी में घुल जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो पानी में घुले हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए मिनरल्स पे हमारी लाइफ इस कदर डिपेंडेंट है कि मिनरल्स के बिना कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए आयरन एक ऐसा मिनरल है, आयरन एक ऐसा पार्ट है हमारे कमर्शियल बिजनेस का, हमारे घर के पार्ट्स का, कि आयरन के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आज हमारे घर पे जो छत है वो भी आरसीसी वाली है, उसमें भी अंदर क्या डला होता है, लोहा, सरिया डला होता है ना, वो भी कहाँ से मिलता है हमें, आयरन से। तो आयरन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का, और इतना ज्यादा यूज इसका मिनरल्स का बढ़ गया है कि अब मिनरल्स के बिना हम लाइफ स्पेंड ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी मिनरल्स पे बढ़ गई है। इसके अलावा मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, तो मिनरल्स बहुत जरूरी हो गए। अब मिनरल्स को देखिए हमने तीन तरह से डिवाइड किया है, मिनरल्स, इसको हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये हो गया मेटालिक, ये हो गया नॉन मेटालिक, और फिर हो गया हमारा एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए। अब देखिए मेटेलिक में वो वाले पार्ट आएंगे जो मेटल के बने हुए हैं, मेटल मतलब धातु, ठीक है। अब देखिए मेटेलिक में भी मेटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फेरस। अब देखिए आप आयरन की इंपॉर्टेंस समझिए, मेटेलिक में आयरन को अलग ही पार्ट दिया गया है, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस का मीनिंग होता है आयरन, ठीक है।
फेरस का मीनिंग होता है आयरन, जिसमें आयरन मौजूद हो, जैसे कि आयरन खुद हो गया आयरन, और निकल हो गया, ये मैं मेटल्स के नाम बता रही हूं, और मैंगनीज, ये हो गए हमारे फेरस के एग्जाम्पल। अब नॉन फेरस मेटेलिक देखेंगे, जैसे कि कॉपर, लेड, बॉक्साइट। कॉपर जो होता है तांबा, उसमें आयरन नहीं होता। लेड जो होता है जिससे हम अपने पेंसिल्स वगैरह, मतलब ये लेड जो होता है ना वो टिन वाला होता है, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटेलिक की बात करेंगे हम। नॉन मेटेलिक हमारे होते हैं जैसे मार्बल हो गया, मार्बल भी क्या है, एक मिनरल है। लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर, ठीक है। और क्या हो गया, सैंडस्टोन हो गए वैसे तो, और माइका, अभ्रक जो बताया था मैंने अभी आपको, सल्फर, ये सारे हो गए हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मतलब इनमें हमारे मेटल उपस्थित नहीं है, धातु कोई भी उपस्थित नहीं है। उसके बाद हो गया हमारा एनर्जी रिसोर्स। हमारे एनर्जी रिसोर्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा, ये हमारे हो गए एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। तो मिनरल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मेटेलिक जो धातु से बने होते हैं, नॉन मेटेलिक जो धातु से बने हुए नहीं होते, और फिर थर्ड है हमारा एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। आप देखिए जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें होता है मेटल। मेटल जो होता है वो एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, और उसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। मतलब अगर आप किसी भी मेटल वाली चीज को करंट के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पूरे मेटेलिक बॉडी में करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे कि देखिए मेटेलिक वायर्स होते हैं हमारे, जो कूलर के, पंखे के, बिजली के, ये जो सारे तार होते हैं, ये कैसे होते हैं, अंदर से ऊपर तो इस पे प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी होती है ताकि हमें करंट ना लगे, लेकिन अंदर इसमें क्या होता है, वायर में मेटल होता है। ये मेटल क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह सारे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाता है। या तो कॉपर वायर होता है ना, वो भी है तो मेटेलिक ही, उसमें आयरन ही है लेकिन है तो वो मेटेलिक ही, ठीक है, नॉन फेरस मेटल है वो, ठीक है। उसके अलावा आयरन के होते हैं, लोहे के तार होते हैं, उसमें करंट फ्लो जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी मेटेलिक पार्ट होता है वो क्या करता है, करंट को फ्लो करता है, करंट उसमें इजीली फ्लो करता है, और हीट भी वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अगर आप आयरन को धूप में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स बता रखा है आपको इसमें बुक में। मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस होते हैं, नॉन मेटेलिक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, और एनर्जी रिसोर्सेज में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे हम। मतलब मिनरल्स को अर्थ से निकाला कैसे जाता है। मिनरल्स को हम यूज करते हैं तो क्या ऐसे निकल करके आता है क्या वो धरती में से, नहीं, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स टॉपिक है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। देखिए दो तरह की एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स किया जाता है थ्रू माइनिंग। मतलब
खाने सुना है आपने, खान होती है, किसी भी मेटल की खान होती है या कहीं पर भी जहां पर काफी सारा गड्ढा वगैरह खोद करके वहां से मिनरल्स को निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं माइनिंग। अर्थ के अंदर से ये अर्थ सरफेस है, इसको यहां से पूरा खोदा जाता है, ठीक है, इस तरह से पूरा खोद दिया जाता है इसको, फिर यहां पर ड्रिल्स वगैरह की मदद से, ठीक है, इसको पूरा अंदर तक, इसके अंदर तक पहुंचा जाता है, फिर यहां से क्या किया जाता है, मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं माइनिंग। कई बार ये हमें पहाड़ों में करनी पड़ती है, कई बार ये हमें जमीन के नीचे करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए माइनिंग भी दो तरह की होती है। माइनिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ये दो तरह की माइनिंग अवेलेबल है। ओपन कास्ट माइनिंग देखिए क्या होता है, ओर्स दैट लाइट एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, ठीक है। देखिए ओपन कास्ट माइनिंग होती है अपर सरफेस पर, अपर सरफेस पर मतलब ऊपरी सतह पर, ठीक है, अर्थ के ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत उसको अर्थ को क्लीन करके डग करके उसको मिनरल्स को वहां से निकाल लिया जाता है। जैसे कि जो माइका होती है वो देखना आप कहीं पर भी आप जाएंगे, कई बार ऐसे थोड़ी सूखी रेतीली जगह होगी, वहां पर आपको ऊपर ही कुछ कुछ चमकता हुआ सा दिखाई देगा, वो माइका होता है, ठीक है। एक पतली पतली सी परत निकलेगी और ऐसे हाथ लगाते ही टूट भी जाएगी, वो होती है माइका, अभ्रक जिसे बोलते हैं। ऐसी चीजें ऊपरी सतह पर ही मिल जाती है, जमीन के ऊपर थोड़ा सा खोदा और मिल जाती है। लेकिन कुछ मिनरल्स होते हैं जो अर्थ में काफी नीचे तक प्रेजेंट होते हैं, उनको खोदने के लिए उनको पाने के लिए हमें जमीन को अच्छे से खोद करके उन्हें निकालना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम शाफ्ट माइनिंग। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया यहां माइका एक एग्जाम्पल है जो ऊपरी सतह पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बड़ी मुश्किल में खोदने पर मिलती हैं। जैसे कि गोल्ड क्या ऐसे ऊपरी जमीन पर मिल जाता है क्या? नहीं, इसे खोदने के लिए इसे पाने के लिए हमें काफी नीचे तक जाना पड़ता है और उसके बाद इसे निकाल करके इसे और ज्यादा ट्रीट करना पड़ता है, प्योर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम इसे पाते हैं। तो वो जो डीप माइनिंग होती है वो होती है शाफ्ट माइनिंग, और जो ऊपरी सतह की माइनिंग होती है वो होती है ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, अब देखिए शाफ्ट माइनिंग दो तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है, क्वेरिंग एंड ड्रिलिंग। QUARRYING। एंड ड्रिलिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेरिंग होता है वो मिनरल जो बहुत ज्यादा नीचे जाकर के नहीं मिलता और थोड़ी कम जमीन को डग कर लेने पर, खोद लेने पर ही हमें अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि देखिए कुछ मिनरल्स होते हैं जो अर्थ की बहुत ज्यादा नीचे लेयर में जाकर के मिलते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पेट्रोलियम, कोल। ये चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा नीचे जाने पर हम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हमें ड्रिलिंग प्रोसेस से निकालना पड़ता है, मतलब जमीन में बहुत ज्यादा ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल जानते ना आप, एक ऐसी मशीन होती है जिसमें ऐसे ऐसे शाफ्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। इससे हम ऐसे ड्रिल करते हैं, ये घूमती रहती है और अंदर छेद होता रहता है ना, यहां से एंटर होते हुए। तो ये वाली मशीन होती है ड्रिलिंग मशीन। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन से होती है, कुछ तो हैंड मशीन होती है, कुछ ड्रिलिंग मशीन होती है बहुत बड़ी बड़ी, उनसे बहुत अंदर तक ड्रिल किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप डाउन, ठीक है, वो कहलाती है ड्रिल। और क्वेरिंग होता है बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं आपको मतलब डग अप करना पड़ता, लेकिन अपर कास्ट माइनिंग में आपको सबसे ऊपर ही सरफेस पर थोड़ा सा हटाते ही उसे वो मिल जाता है, जो आपको मिनरल चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। Now we will talk about the distribution of minerals. सबसे पहले बात करेंगे हम यूरोप की। यूरोप जो है वहां पर हमें कौन सा मिनरल मिलता है? देखिए यूरोप में जो है आयरन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो वहां से हमें आयरन काफी हद तक मिल जाता है। तो यूरोप किस चीज के लिए, क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए, वर्ल्ड के लिए आयरन ओर, ठीक है। उसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन, ये दोनों भी आयरन ओर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आयरन हमें यहीं से मिल रहा है, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में। और यहां पर आयरन ओर के अलावा लेड, जिंक और मैंगनीज एंड निकल, ये भी मिल जाते हैं। तो ये फर्स्ट जो यूरोप है वो हमें सबसे ज्यादा क्या प्रोवाइड कर रहा है, आयरन। अब बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें हमें 3 जोन्स हैं। कैनेडियन शील्ड है फर्स्ट, तो पहला पार्ट है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड में हमें आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर मिल जाता है। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा कैनेडियन शील्ड, इसमें हमें आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर मिल जाता है। सेकंड है हमारा अपैलेंशियन रीजन, यहाँ पर कोल मिलता है, कोल मतलब कोयला। फिर उसके बाद है वेस्टर्न कॉर्डेलराज, यहाँ पर कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब चीजें भी मिल जाती हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका के 3 पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमें ये चीजें, ये मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या क्या अवेलेबल होता है, देखिए ब्राजील जो है वो भी हमें, साउथ अमेरिका में जो ब्राजील है आयरन ओर प्रोवाइड करवाता है। आयरन की बहुतायत है इन सब जगहों पर, आयरन काफी ज्यादा अवेलेबल है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में कुछ जगह पर गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब चीजें भी हमें अवेलेबल हैं। देखिए कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर कुछ मिनरल बहुतायत में मिलता है। हर मिनरल हर जमीन पर मिले ये जरूरी नहीं है। कुछ जगह कोयले की खानें होती हैं, कुछ जगह पेट्रोलियम की होती हैं, कुछ जगह आयरन की होती हैं, कुछ जगह गोल्ड की होती हैं और कुछ जगह सिल्वर की होती हैं। तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जैसे साउथ अमेरिका जो है, साउथ अफ्रीका जो है, वहां पर
कोल एंड डायमंड। देखिए कोल ही ज्यादा प्रेशर लेकर के हमें डायमंड बन जाता है, ये हमने सबको पता है, ठीक है। तो वहां पर कोयले की काफी ज्यादा खाने हैं जिनसे वहां पर काफी डायमंड्स भी निकलते हैं। इनफैक्ट दुनिया के कुछ सबसे बड़े बड़े डायमंड्स भी वहां पर निकले हैं। ठीक है, अफ्रीका की बात करेंगे अब हम। यहाँ पर इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, वही बात आ गई मैं अभी जो आपको बता रही थी, यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये डायमंड का, कोल का एंड प्लैटिनम का, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये हमारा सबसे कॉस्टली मेटल है प्लैटिनम, सुना होगा आपने, व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सबसे महंगा वो है, ठीक है। और जिम्बाब्वे एंड जायरे टुगेदर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। जिम्बाब्वे जो है वो गोल्ड प्रोड्यूस करता है और काफी ज्यादा हद तक वो वर्ल्ड को गोल्ड प्रोवाइड करता है, काफी बड़ा उसका पोर्शन है जो गोल्ड का, ठीक है। मतलब दुनिया में जैसे 100% में से काफी सारा परसेंट ऑफ गोल्ड यहीं से आता है, ठीक है। और अफ्रीका में जो ये डायमंड इंडस्ट्री है, जो डायमंड्स मिलते हैं, इनकी वजह से वहां पर कई बार वॉर भी हो चुका है, बहुत ज्यादा वहां पर लूटपाट रहती है इस चीज को लेकर के, क्योंकि वहां डायमंड मिलते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं, काफी प्रीशियस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा कॉपर, लेड, जिंक, इन सब चीजों का भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज का होता है, बॉक्साइट एक्सेट्रा। ये सब भी हमें ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका deposits of coal in transantarctic mountains and iron near Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted। देखिए अंटार्कटिका जो है वो टोटली आइस कवर्ड एरिया है, वहां पर कोल और आयरन के बारे में बोला गया है कि वहां पर कोल और एंड आयरन के इंस्टिंक्ट्स फाउंड हुए हैं। मतलब कि वहां पर कोल एंड आयरन अवेलेबल तो है, लेकिन क्योंकि ये पूरा आइस से ढका हुआ है इसलिए वहां पर हम ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं करते, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम बाकी जगहों से ही ये निकाल लें, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये सब चीजें भी तो बढ़ जाती हैं। अंटार्कटिका जो जाएंगे, जो काम करेंगे, उनको आपको खर्चा ज्यादा देना होगा। अंटार्कटिका से कोल निकल भी आएगा, आयरन निकल भी आएगा, तो आपको वहां से वो पूरा अपने साथ लेकर के आना होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो भी महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से हम अंटार्कटिका में ज्यादा कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स खत्म होता है। थैंक यू।